नमस्कार दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंतिम तक बने रहें और चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिए, मैंने एक साइड प्रतिवर्ती क्रिया लिख दी और एक साइड टहलना। तो उत्तर में देखिए, एक तरफ प्रतिवर्ती क्रिया तरफ देखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है, जबकि टहलना मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। जी हाँ दोस्तों, टहलना जो है, घूमना मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया तरफ फिर से देखेंगे दूसरा ऑप्शन में। प्रतिवर्ती क्रिया 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। अब टहलने की ओर देखिएगा, इस क्रिया में अधिक समय लगता है तथा क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका द्वारा पेशियों तक पहुंचाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इस क्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका द्वारा पेशियों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, दो तंत्रिका, उत्तर में देखिएगा दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य बहुत छोटा रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान अंतर्ग्रथन कहलाता है। अंतर्ग्रथन में तंत्रिकाक्ष के अंत में कुछ रसायनों का विमोचन होता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्ग्रथन में तंत्रिकाक्ष के अंत में कुछ रसायनों का विमोचन होता है। यह रासायनिक रिक्त स्थान की दरार में भर जाता है। उद्दीपन इस रसायन के माध्यम से अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, उद्दीपन इसी रसायन के माध्यम से अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में पहुंच जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है और ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से चित्र को नाम सहित लिखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है। जी हाँ दोस्तों, पादप हार्मोन क्या है। तो इसका उत्तर है, वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के शरीर में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के शरीर में पाए जाते हैं तथा संपूर्ण पादप क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन तथा साइटोकाइनिन मुख्य पादप हार्मोन हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सिन, जिबेरेलिन तथा साइटोकाइनिन मुख्य पादप हार्मोन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। ये पादप हार्मोन है दोस्तों, ऑक्सिन। तो एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। तो इसका सही उत्तर है, दुर्बल पौधों के प्रतान के शिखर पर ऑक्सिन बनता है। प्रतान के किसी सहारे के संपर्क में आने पर जल तथा ऑक्सिन विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं लंबी एवं तन्य हो जाती है और प्रतान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाता है। जी हाँ दोस्तों,
जिससे कोशिकाएं क्या होती है, लंबी एवं तन्य हो जाती है और प्रचान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाता है। अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वे हमें आयोडीन युक्त नमक खाने का ही सलाह देते हैं। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो सकता है। अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन नमक भोजन के साथ खाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए हमें आयोडीन नमक भोजन के साथ खाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। मधुमेह, जिसको हम मधुमेह बीमारी के बारे में हम सुने होंगे, जिससे हम लोग इंग्लिश में शुगर कहते हैं। तो कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, मधुमेह की रोगी में जब रुधिर में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो इंसुलिन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है। अतः चिकित्सक रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है, जिससे रुधिर में शर्करा का स्तर कम किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सक रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है, जिससे रुधिर में शर्करा मतलब शुगर का स्तर कम हो सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया से मतलब है दोस्तों जो हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं, तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो एक तरफ हम उत्तर में प्रतिवर्ती क्रिया लिखते हैं और दूसरी ओर अनैच्छिक क्रिया लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया की ओर देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। अब अनैच्छिक क्रिया की तरफ देखेंगे। अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा देखेंगे, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। यह दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, अनैच्छिक क्रिया में सोचने की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में इन क्रियाओं को पूरा होने में 1 सेकंड से भी कम समय चाहिए। यह दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न होने में पूरा होने में 1 सेकंड का भी समय से भी कम समय चाहिए, और अनैच्छिक क्रियाओं को पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय चाहिए। मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को पूरा होने में अधिक समय चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में ग्राही की क्या कार्य है? ऐसी स्थिति का विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ग्राही वे अंग होते हैं जो बाह्य पर्यावरण से सूचना इकट्ठा करते हैं। यदि ग्राही वे अंग होते हैं जो बाह्य पर्यावरण से सूचना इकट्ठा करते हैं। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा हो तो सूचना मस्तिष्क में उचित प्रकार से नहीं पहुंचेगी। इससे प्रभावित अंग या जीव की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। या दोस्तों,
अगर वो सूचना मस्तिष्क तक उचित प्रकार से नहीं पहुंचती है तो इससे प्रभावित अंग या जीव की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना तथा उसके कार्य का वर्णन करना है। इसमें सिर्फ चित्र को देखेंगे और समझेंगे। ये चित्र बनाने के लिए आता है। इसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये तंत्रिका कोशिका है और इसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। एग्ज़ाम में इसका चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों का नाम लिखकर सबका वर्णन करने के लिए आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।